मैं आरपी सिंह, व्याख्याता गणित, गवर्नमेंट एक्सीलेंस हायर सेकेंडरी स्कूल शहडोल। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको इस वीडियो में अध्याय 4 सारणिक भाग 2 पढ़ाऊँगा। इसके पहले मैंने भाग 1 का वीडियो आपको भेज चुके हैं। आज मैं भाग 2 पढ़ा रहा हूँ। सारणी के भाग 2 के में जो विषय वस्तु है वह है पहला उपसारणिक यानी माइनर्स, दूसरा है सहखंड यानी कोफैक्टर, और तीसरी बात है किसी सारणिक का उपसारणिकों और सहखंडों के पदों में प्रसार। तो आज हम इन 3 विषय पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आज हम जान लेते हैं कि उपसारणिक होती क्या है। बहुत महत्वपूर्ण है ये, इसको ध्यान से सुने। उपसारणिक यानी माइनर्स। अब आप बच्चे समझ लीजिए कि जैसे यदि एक सारणी का आपका ये इसके अवयव हैं, इसमें 1 2 3 पंक्ति और 3 स्तंभ हैं। ये एक 3 गुणित 3 यानी 3 कोटि के एक सारणिक है। कितनी कोटि की है? 3 कोटि की। अर्थात इसमें कुल 9 अवयव है। इसलिए इस सारणिक के कुल 9 उपसारणिक होंगे। ध्यान रखिए, 9 अवयव हैं तो 9 उपसारणिक होंगे। किसी अवयव, मान लीजिए ए आई जे, आईवी पंक्ति जे में स्तंभ का, की उपसारणिक प्राप्त करने के लिए दिए गए सारणिक में उस अवयव यानी ए आई जे के पंक्ति व स्तंभ के अवयवों को छोड़कर शेष बचे अवयवों की सारणिक उस अवयव यानी ए आई जे की उपसारणिक कहलाती है। इस बात पर ध्यान दीजिए। ए आई जे अवयव है तो आईवी पंक्ति और जेवें स्तंभ के अवयव को छोड़कर बाकी जो अवयव बचे उसकी सारणिक उस अवयव की उपसारणिक कहलाती है। और ध्यान दें, और ए आई जे के उपसारणिक को हम एम आई जे से प्रदर्शित करते हैं। अब इसी परिभाषा से अगर हम देखें, अर्थात मान लीजिए पहला अवयव A11 है, पहली पंक्ति पहले स्तंभ का, तो इसकी उपसारणिक का संकेत क्या होगा? M11 होगा। ठीक है, अब सारणी को ज़रा ध्यान से देखिए। A11 की उपसारणिक का संकेत M11 होगा। और कैसे निकालेंगे? परिभाषा से। ज़रा ध्यान देखिए, ये आपका A11 है, तो A11 की पहली पंक्ति, ये पूरी पंक्ति पहली पंक्ति, और पहले स्तंभ के अवयव छोड़ दीजिए, तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ का अवयव चला जाएगा। तो क्या बचेगा? A22, A23, A32 और ये A33, यही बचेगा ना। तो यहाँ पे हम वही देख रहे हैं कि A11 की उपसारणिक M11 में क्या होगा? पहली पंक्ति पहले स्तंभ के अवयव छोड़ दीजिए, तो क्या बचा? A22, A23, A32 और A33। समझ में आया? मान लीजिए हम पहली पंक्ति का दूसरा अवयव लेते हैं, A12 की उपसारणिक, तो इसका संकेत M12 होगा। यानी इसकी यह अवयव की पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ में है, तो सारणी की पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ के अवयव छोड़ दीजिए, तो जो बचेगा वो ये आएगा A21, A23, A31, A33। इसी प्रकार मान लीजिए हम आगे बढ़ते चले जाएं, सारे अवयवों का अंतिम अवयव A33 है। सारणी में देख लें, अब A33 ये किस पंक्ति में है? तीसरी पंक्ति में है। किस स्तंभ में है? तीसरे स्तंभ में है। तो तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ छोड़ दीजिए, तो क्या बचेगा? A11, A12, A21, A22, यही बचेगा ना। तो इसके लिए हमने यहाँ पे लिख दिया, ये जो लास्ट अवयव था A33 की उपसारणिक का संकेत होगा M33, यानी A33 की उपसारणिक M33 का मान कितना आएगा? A11, A12, A21, A3। यानी कुल मिला के ये है कि
कि जिस भी अवयव की उप सारणिक हमें बनाना है वो अवयव जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में है उसको छोड़ करके बाकी अवयवों की सारणिक उसकी उप सारणिक कहलाती है। समझ में आ गया बच्चों? चलिए एक उदाहरण लेते हैं। अगर सारणिक ये आपको लिखा हुआ है कि सभी अवयवों की उप सारणिक हमें ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, किस तरह से इसको हम हल करेंगे, इसको ध्यान से देखिए। तो हल में दिया है सारणी को डेल्टा संकेत देते हैं, यह सारणिक दिया है। अब ये जो अवयव हैं इसकी स्थिति के लिए आप यहाँ पे स्थिति वाले अवयव डाल दीजिए। जैसे यहाँ A11, A12, A13, A21, A22, A23, तीसरी पंक्ति में A31, A32 और A33। इससे ये होता है कि जो अवयव कौन सा अवयव कहाँ है इससे हमें इसकी स्थिति पता लग जाती है। अब इनका उपसारणिक निकालना है तो यहाँ पे 3 पंक्ति और 3 स्तंभ में कुल 3 × 3 कितने हो गए, 9 अवयव हो गए। इन सारे अवयवों के हमें उपसारणिक ज्ञात करनी है। तो देखिए ज़रा ध्यान से, जो ऊपर हमने बताया उपसारणिक की परिभाषा से सबसे पहले हम देखिए किसका निकालते हैं, 2 का। पहली पंक्ति शुरू करते हैं 2 का। 2 यानी कहाँ पे है, A11 बोलते हैं इसको। तो आप ऐसे लिखेंगे 2 यानी A11 की उपसारणिक क्या होगा, A11 है तो M11 ही होगा। अब हमें क्या करना है, 2 पहली पंक्ति पहले स्तंभ में है, 2 पहली पंक्ति पहले स्तंभ को छोड़ दीजिए तो क्या बचेगा, 4 2 1 6। तो ये आएगा 4 2 1 6। इस प्रकार 2 यानी A11 की उपसारणिक M11 ज्ञात हो गई। इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाइए। अब 2 के बाद क्या आता है, पहली पंक्ति में 3, पहली पंक्ति पहले निकालना है। 3 का देखिए तो 3 किसकी जगह है, A12 की जगह। तो यहाँ पे देखिए 3 यानी A12 की उपसारणिक क्या नाम होगा, A12 को M12 बोलेंगे। यानी पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ को छोड़ दें तो जो अवयव बचेंगे 3 2 5 6 बचेगा। आगे चलें अपन, पहली पंक्ति का तीसरा अवयव इसको क्या बोलते हैं, A13 है ना। तो एक मतलब A13 की उपसारणिक बराबर M13। यानी क्या करना, पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ के अवयव छोड़ दें तो बाकी अवयव बचेंगे 3 4 5 1। इस प्रकार 3 का निकाल लें। 3 कहाँ पे है आपका, ये देखिए 3 जो है दूसरी पंक्ति। अब दूसरे पंक्ति के अवयवों को निकालेंगे। 3 की स्थिति क्या है, A21। तो ये आपका यहाँ पे 3 आया। A21 की उपसारणिक संकेत क्या होगा, M21। यानी दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ के अवयव को छोड़ देंगे तो 3 1 और 1 6 बचेगा। इस प्रकार 4 यानी A22 दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ की उपसारणिक M22 होगा। इसमें भी दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ को छोड़ देंगे तो ये अवयव बचेंगे। इस प्रकार से हम ये सारे अवयवों का उपसारणिक निकाल लेंगे। लास्ट में देखिए 6, ये A3 तीसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ अंतिम सदस्य है, इसकी उपसारणिक M33 बनेगी। ऊपर देखें A33 की पोजीशन, ये A33 है यानी 6 का। तो कहाँ पे आइए, तीसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ, तीसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ। तो क्या बचेगा, 2 3 3 4। तो लास्ट में भी आप देख लीजिए 2 3 3 4 ही बनेगा। तो समझ में आया उपसारणी का आपको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है सहखंड यानी कोफैक्टर। इसको भी ध्यान से समझिए कि उपसारणिक और कोफैक्टर में क्या अंतर है। जिस प्रकार किसी सारणिक यानी डेल्टा के प्रत्येक अवयव की उपसारणिक ज्ञात करते हैं, उसी प्रकार प्रत्येक अवयव का सहखंड भी ज्ञात करते हैं। किसी अवयव मान लीजिए AIJ के सहखंड को हम कैपिटल AIJ से प्रदर्शित करते हैं। इसमें सहखंड उस अवयव के उपसारणिक में चिन्ह प्लस या माइनस लगा देने से बनता है। यानी उपसारणिक निकाल लीजिए, उसके पहले प्लस या माइनस लगा दें तो वो सहखंड बन जाता है। क्लियर। डेल्टा किसी अवयव मतलब सारणी के किसी अवयव AIJ का सहखंड निम्न सूत्र से हम ज्ञात करते हैं। ध्यान रखिए इसको, ये सूत्र है।
जैसे ए आई जे, आई में पंक्ति जे में स्तंभ का कोई अवयव है, इसका अगर हमें सहखंड निकालना है तो इसका संकेत कैपिटल ए आई जे होगा, पहली बात। और जैसे हमने वहाँ पे ए आई जे का उपसानिक एम आई जे निकाला था, ये एम आई जे के बराबर होता है, लेकिन इसके सामने ये चिन्ह लग जाता है। चिन्ह लगाने का तरीका है कि -1 के ऊपर ये अवयव जिस पंक्ति जिस स्तंभ में है उनको योग करके इसकी घात लगा दीजिए, यानी -1 की घात i + j हो जाएगा। तो ये उपसारणी के सामने चिन्ह हो जाएगा, तो ये सहखंड बन जाएगा। इतना ही करना, इस सूत्र को आप ध्यान रखें। इसी सूत्र का अगर हम प्रयोग करें तो इस प्रकार सारणिक डेल्टा के अवयवों का सहखंड अगर निकालना है तो मान लीजिए जैसे हमने ऊपर बताया ए आई जे का सहखंड कैपिटल ए आई जे होगा, क्या होगा एम आई जे, उपसारणिक में क्या गुणा हो जाएगा, चिन्ह। कैसे चिन्ह लगेंगे, -1 के ऊपर i + j हो जाएगा। इसी का प्रयोग करके अगर हम आगे बढ़ें यहाँ, जैसे A11 का सहखंड निकालना तो क्या होगा, कैपिटल A11 होगा। और कैसे निकालेंगे हम, पहले चिन्ह लगा दें, -1 की घात 1 + 1, ठीक है, और इसकी उपसारणिक M1 बना जाएगी। तो उपसारणिक में ये चिन्ह लग गया तो ये सहखंड बन गया। अब -1 की घात 2 यानी -1 की घात 2 क्या होगा, +M1 बन के बराबर होगा चिन्ह से। A12 का सहखंड कैपिटल A12 से प्रदर्शित करेंगे, -1 के ऊपर 1 + 2 हो जाएगा, ये पंक्ति और स्तंभ का योग हो जाएगा। और उपसारणिक M12 हो जाएगा, तो -1 के ऊपर घात 3 क्या होगा, -M12, यानी A12 बराबर -M12। अब जैसे A13 का सहखंड निकालना है तो इसका संकेत A13 होगा, इसके उपसारणिक M13 के सामने चिन्ह लगाना है तो -1 के ऊपर ये 1 और 3 का योग हो जाएगा, यानी -1 की घात 4 हो गई तो ये प्लस हो गया और M13। समझ में आ रहा है आपको। इस तरह सारे अवयवों को निकालते जाइए। मान लीजिए लास्ट का अवयव A33 है, इसका हमें सहखंड निकालना है तो संकेत क्या होगा, A33। तो इसकी उपसारणिक M33 थी, जानते निकालना, उसके सामने चिन्ह लगा लीजिए, -1 के ऊपर 3 + 3, तो -1 की घात 6 हो जाएगी, समघात तो ये धनात्मक आ जाएगा, M33 होगा। ये समझ में आया आपको। चलिए अब एक हम उदाहरण लेते हैं। इस उदाहरण को ध्यान से देखिए। जैसे एक सारणिक मान लीजिए 2 कोटि की ये दिख रही है आपको, कि सभी अवयवों के सहखंड का मान ज्ञात कीजिए, मान लीजिए आता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, दिया हुआ सारणिक को इस तरह से लिखेंगे और अवयवों की स्थिति के लिए इसको हम स्मॉल a के अवयव के रूप में लिख देंगे। तो 1 हो जाएगा A11, -2 हो जाएगा A12, -3 हो जाएगा A21 और 5 हो जाएगा A22। 4 अवयव हैं, चारों का सहखंड निकालना। तो सहखंड के लिए मैंने भी सूत्र बताया था, जैसे AIJ कोई भी हमारा सदस्य का सहखंड क्या होता है, कैपिटल AIJ होता है, और चिन्ह के लिए -1 के ऊपर i + j कर दें और उसका उपसारणिक MIJ यहाँ पे गुणा कर दें। चलिए अब निकालते हैं। पहला अवयव क्या है, 1, इसकी स्थिति क्या है, A11। 1 यानी A11 का सहखंड क्या होगा, कैपिटल A11 होगा, बराबर मैंने बताया था कि इसकी उपसारणिक M11 में चिन्ह कैसे लगेगा, -1 के ऊपर ये अनुलग्न जो है उनका योग हो जाएगा, 1 + 1, यानी -1 की घात 1 + 1 2 हो गई। और अगर हमने यहाँ पे क्या निकाला, M11, यानी पहली पंक्ति पहले स्तंभ के अवयव को छोड़ दें, तो पहली पंक्ति और पहले स्तंभ के अवयव छोड़ दें क्या बचेगा, 5, केवल 5 बचेगा। तो ये -1 की घात 2 प्लस आ जाएगी और ये 5 आ जाएगा। ये समझ में आया। अगला अवयव देखें 2, इसकी स्थिति A12 है, -2 है, हाँ -2 की स्थिति A12 है। तो -2 यानी A12 का सहखंड, इसका संकेत A12 होगा, इसकी उपसारणिक M12 में चिन्ह लगेगा -1 की घात 1 + 2। हल करें तो -1 की घात 3 और इसके हमने पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ छोड़ देंगे तो केवल -3 बचेगा। देखिए पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ छोड़ेंगे तो क्या बचेगा, -3, तो ये -3 आ गया। तो ये क्या हो गया, -1 के ऊपर 3 घात है तो ये माइनस विषम घात है और ये -3, माइनस +3 आ जाएगा। इस प्रकार और आगे बढ़ें, -3 दूसरी पंक्ति चल रहे हैं तो -3 की स्थिति A21 है। तो -3 यानी A21 का सहखंड कैपिटल A12, -1 की घात 2 + 1 M21, -1 की घात 2 और 1 3 हो गया, बचा सदस्य -2, तो -+ 2। 5 ये अंतिम वाला है, A22 की स्थिति है,
दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ 5 यानी A22 का सेकंड कैपिटल A22 -1 की घात 2 + 2 और M22। दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ को छोड़ दें, दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ को छोड़ देंगे, 1 बचेगा, तो ये 1 बचा, ये -1 की घात 4 प्लस हो जाएगा, 1 आ गया। इस प्रकार आपने चारों अवयवों का सहखंड निकाल लिया। A11 5, A12 3, A21 2 और A22 1, ये आंसर हो गया सारे अवयवों का सहखंड। बच्चों अब तीसरी चीज़ हम पढ़ रहे हैं, किसी सारणी का उपसारणिकों और सहखंडों के पदों में प्रसार। एक महत्वपूर्ण आर्टिकल है, फिर से देख लीजिए, किसी सारणी का उपसारणिकों और सहखंडों के पदों में प्रसार। मान लीजिए हमारे पास ये कोई सारणिक है, देख लीजिए ध्यान से, 3 × 3 है, इसमें 9 अवयव हैं। 9 अवयव की हम क्या बना सकते हैं, उपसारणिक और सहखंड बना सकते हैं, जैसे हमने पहले देखा। अब इसका हमें अगर प्रसार करना है तो हम कोई भी पंक्ति ले लें या कोई भी स्तंभ। मान लीजिए हम पहली पंक्ति लेते हैं, तो हमें पहली पंक्ति के सारे अवयवों का उपसारणिक पहले ज्ञात कर लेना चाहिए, या पहली पंक्ति के सारे अवयवों का सहखंड ज्ञात कर लेना चाहिए। हम उपसारणिक से भी प्रसार कर लेते हैं और सहखंड से भी। किस प्रकार देखिए, तब सारणी का मान, ध्यान से देखिए, पहली पंक्ति के अवयवों तथा उनके संगत उपसारणिकों के गुणनखंडों के योग के रूप में निम्न तरीके से ज्ञात करते हैं। देखिए सारणी का मान कैसे आएगा, अवयव क्या है पहला, देखिए पहले पंक्ति A11 A12 A13, इसी को लेना। A11 लिया आपने, यहाँ A11 लिखा और उसकी उपसारणी क्या लिख दिया, M11 लिख दिया, ठीक है। अब इसके आगे चिन्ह कैसे लगता है, -1 के ऊपर 1 + 1, ये आ गया पहले अवयव, प्लस दूसरा अवयव A12, इसकी उपसारणिक M12 ले लिया, और इसके चिन्ह के लिए मैंने -1 के ऊपर 1 + 2 ले लिया। फिर प्लस आगे बढ़ें, तीसरा अवयव A13 है, उसकी उपसारणिक A13 है, चिन्ह के लिए -1 के ऊपर 1 + 3। इसको आप हल करेंगे तो आपका ये पूरे सारणी का मान आ जाएगा। या देखिए इसी प्रकार अगर मान लीजिए दूसरी पंक्ति के अवयवों में भी हम प्रसार करें तो मान वही आएगा। कैसे करेंगे, डेल्टा बराबर, दूसरी पंक्ति ये आपकी दिख रही A21 A22 A23, तो इन तीनों को उपसारणिक निकाल के संगत अवयवों में गुणा करके जोड़ते हैं। देखिए यहाँ लिखा A21 M21 आया, उसकी उपसारणिक, चिन्ह के लिए -1 के ऊपर 2 + 1, फिर प्लस A22 M22 इसकी उपसारणिक, और -1 के ऊपर 2 + 2, प्लस तीसरा अवयव है A23, इसकी उपसारणिक M23 और चिन्ह के लिए -1 के ऊपर 2 + 3। तो हम दूसरे पंक्ति के रूप में भी इस तरह से हम खोल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार सारणी का मान पहली पंक्ति के अवयवों तथा उसके संगत सहखंडों के गुणनफल के योग के बराबर होता है। उस सारणी के बराबर सहखंड का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो जब सहखंड का प्रयोग करते हैं तो सहखंड में उस सारणी का चिन्ह आ जाता है, इसलिए प्लस माइनस की समस्या खत्म हो जाती है, केवल प्लस प्लस करके हम निकालते हैं। देख लीजिए सूत्र, अर्थात सारणी का मान क्या है, पहली पंक्ति में A11 है तो उसका सहखंड A11 का गुणा कर दीजिए, प्लस दूसरा अवयव A12 है उसकी सहखंड A12 का गुणा कर दीजिए, प्लस A13 है उसका सहखंड A13 का गुणा कर दीजिए। तो इस तरह से भी हम सहखंड का प्रयोग करके मान निकाल सकते हैं, और या तो हम उपसारणी का प्रयोग करके मान निकाल सकते हैं। तो एक चीज़ ये उपसारणी का प्रयोग करके बताया गया है, और यहाँ पे हम किसका बता रहे हैं, सहखंड का प्रयोग करके। समझ में आया बच्चों? इस तरह से आज भाग 2 में आपने 3 चीज़ें पढ़ी, किसी भी सारणी के अवयवों की उपसारणी, किसी सारणी के अवयवों का सहखंड, और किसी सारणी का उपसारणिक और सहखंड के पदों में प्रसार। मैंने कुछ उदाहरण भी बताए और नियम बता दिए। अगले वीडियो में मैं सारणी के कुछ प्रगुण बताऊंगा, और उसके बाद उससे संबंधित सारणी के सभी प्रश्न आप हल कर सकते हैं, उनको हल करेंगे। आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत या परेशानी हो तो हमसे संपर्क ज़रूर करें, और इस वीडियो को बार बार देखते रहें। धन्यवाद।